अमेरिका खतरे में है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेंटेनल ओवरडोज से मरने वालों की तादाद 1,12,000 से भी ज़्यादा थी और ये नंबर आने वाले अरसे में मज़ीद बढ़ने का डर है। 2021 में यही नंबर तकरीबन 1 लाख तक था। CDC के डाटा के मुताबिक अमेरिका में 2016 से 2021 तक फेंटेनल ओवरडोज से होने वाली डेथ्स में 279% तक इजाफा नोट किया गया, जहां 2016 में हर 1 लाख में से अगर 5.7 डेथ्स हो रही थीं, वहीं 2021 में ये नंबर बढ़ के 21.6 तक पहुंच चुका था। तो आखिर ये फेंटेनल है क्या, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, अमेरिका इसे रोक क्यों नहीं पा रहा, और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर सबसे फ़ायदा कौन उठा रहा है, इन सब सवालों की खोज लगाते हैं। लेट्स डाइव इन। I remember the day the fentanyl came out. I can't. Injecting himself. 67,000 were killed by drug overdoses. 50 times stronger than heroin. Smaller and smaller closes and you're dead. फेंटेनल एक पेन किलर है जो कि ओपियोइड से ताल्लुक़ रखता है। ओपियोइड्स शदीद दर्द की सूरत में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ये नेचुरली ओपियम प्लांट से भी आते हैं, जैसा कि मॉर्फिन वगैरह, जबकि सिंथेटिक यानी लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जाते हैं, जैसा कि फेंटेनल। लेकिन ये सब ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हैं, यानी उनको बार बार कंज्यूम करने वाला नशे की लत में पड़ जाता है। इसलिए कुछ इंसानियत दुश्मन और प्रॉफिट लविंग तबकात ने ये सोचा क्यों ना यहाँ से प्रॉफिट कमाया जाए। मिड 1990s की बात है, अमेरिका की एक कंपनी पर्ड्यू फार्मा ऑक्सीकॉन्टिन के नाम से एक पेन किलर बनाती है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट ऑक्सीकोडोन होता है, जो कि एक ओपियोइड था। पर्ड्यू फार्मा ये क्लेम करती है कि ऑक्सीकॉन्टिन एडिक्टिव नहीं है। They convinced doctors that this drug was safe. They convinced doctors that this drug had a lower risk of addiction. 1995 में FDA इसे बगैर रिसर्च किए अप्रूव भी कर लेती है। इस ड्रग को लेके एग्रेसिव मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अपनाई गई और पर्ड्यू फार्मा की तरफ से डॉक्टर्स को बेनिफिट्स भी दिए गए। Don't be afraid to take what they give you. Often it will be an opioid medication. They do not have serious medical side effects. डॉक्टर्स ऑक्सीकॉन्टिन को ओवर प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। 1997 में जहां ऑक्सीकॉन्टिन की 6,70,000 प्रेस्क्रिप्शंस सालाना थीं, वही 2002 में ये तादाद 6.2 मिलियन पर ईयर तक पहुंच जाती है। सिर्फ ऑक्सीकॉन्टिन की सेल से ही पर्ड्यू फार्मा ने $30 बिलियन तक कमाए। अब बाद में ये हकीकत सामने आई कि पर्ड्यू फार्मा ने इसको लेके कोई क्लिनिकल ट्रायल्स किए ही नहीं कि इसके कितने बुरे असरात हो सकते हैं। Purdue never held a trial to prove OxyContin was less addictive. और कई के मुताबिक कि कंपनी को इसकी एडिक्टिव नेचर का पता था, लेकिन ये सब गवर्नमेंट और आवाम से छुपाया गया प्रॉफिट्स के लिए। That they had lied to doctors, they had lied to patients, they had lied to public health authorities. अब एक तरफ तो इस ड्रग से एडिक्शन और फिर डेथ का शिकार वो पेशेंट्स हो रहे थे जिनको डॉक्टर्स ये ड्रग ओवर प्रेस्क्राइब कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कई अमेरिकन यंगस्टर्स भी इस अब्यूज़ का शिकार बनते जा रहे थे। साल 1999 से 2016 तक 4,53,000 अमेरिकन ओवरडोज डेथ्स का शिकार हुए। इधर से पर्ड्यू की ओनर स्लेकर फैमिली 2008 से 2017 तक तकरीबन $11 बिलियन कंपनी से बाहर शिफ्ट कर देती है और फिर बैंकरप्सी का ऐलान कर देती है। कई केसेस को फेस करने के बाद ये बात सिर्फ $4.5 बिलियन जुर्माने पे ख़त्म होती है और किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जाती। अब ऐसा नहीं है कि ड्रग अब्यूज़ का ये मसला 1990s के बाद शुरू हुआ। तकरीबन 100 साल पहले 1890s में बायर कंपनी ने खांसी के इलाज के लिए हेरोइन बनाई, जिसकी एडिक्टिव नेचर का शिकार कई अमेरिकन तब भी हुए, लेकिन वहाँ पे भी इंसानियत से पहले प्रॉफिट्स को रखा गया। अमेरिका में 1999 से 2010 तक का ये अरसा फर्स्ट वेव ऑफ ओपियोइड क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2010 में चलो इस मसले में कमी आ गई होगी, तो ये गलत है। साल 2010 में अमेरिका में हेरोइन की प्राइसेस गिरना शुरू कर देती हैं। आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका में ये मसला ज़्यादातर साउथ रीजन में हो रहा है, लेकिन यहाँ से आगे हेरोइन की प्रोडक्शन मैक्सिको में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और मैक्सिको से इलीगली ये ड्रग्स
अमेरिका में स्मगल की जाती है। 2015 में हेरोइन अब्यूज़ से होने वाली डेथ्स पिछली वेव की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 2010 से 2016 तक के इस हिस्से को सेकेंड वेव कहा जाता है और ये मसला यहाँ भी नहीं रुकता। 2016 में यही काम हेरोइन से शिफ्ट होकर फेंटनल पे आ जाता है। फेंटनल हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओपियोइड है। इसको शदीद दर्द में डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस्क्राइब किया जाता है, लेकिन यहाँ भी बिग फार्मा के प्रॉफिट्स के चक्कर में आम अमेरिकन्स एडिक्शन का शिकार होते हैं। Catastrophic third wave emerges, kicked off by highly potent synthetic opioids like fentanyl. इस मामले में एक केस एक ड्रग कंपनी सेफलॉन का भी आता है, जहां ये कंपनी एक फेंटनल कंटेनिंग ड्रग बनाती है एक्टीग के नाम से, जहां FDA इसे कैंसर पेशेंट्स के लिए अप्रूव करती है। लेकिन सेफलॉन कैंसर के अलावा मुख्तलिफ तरह के पेन्स जैसे कि माइग्रेन्स और इंजरीज वगैरह के लिए भी इसको प्रोमोट करना शुरू कर देती है। Pain is pain. That's their motto. यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये कंपनीज ऑफ लेबल यूजर्स के नाम पे डॉक्टर्स को ये रिकमेंड कराने का कहती हैं कि वो बीमारी जिसके लिए ये ड्रग अप्रूव्ड हुई है, इसके अलावा फ़लाँ मसले के लिए भी डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर सकते हैं। सेफलॉन ने FDA से एक्टीग को कैंसर पेशेंट्स के लिए अप्रूव कराया, लेकिन ऑफ लेबल इसको दूसरी किस्म के दर्द के लिए भी प्रोमोट करने का कहती रही। Whether you have a migraine, pop a fentanyl lollipop. Whether you have a back injury, take a fentanyl lollipop. जिसके लिए इसको $425 मिलियन हर्जाना अदा करना पड़ा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बात पता चली वो ये कि कंपनी अपनी सेल टीम को कैसे ट्रेन करती कि इस ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेचना है, इसके साथ डॉक्टर्स को कैसे ख़रीदा जाता कि वो इस ड्रग को अपने पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस्क्राइब करें। इस तरह फेंटनल अमेरिका की इस ओपियोइड क्राइसिस में थर्ड वेव साबित हुआ। कुछ नई स्टडीज़ के मुताबिक आज फोर्थ वेव भी चल रही है, जिसमें फेंटनल को दूसरी एडिक्टिव ड्रग्स जैसा कि कोकेन वगैरह के साथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान तो इसकी एडिक्टिव नेचर का शिकार बहुत ज़्यादा लोग हुए। वजह सोशल डिस्टेंसिंग, पुअर इकोनॉमी और जॉबलेसनेस वगैरह। अमेरिकन एजेंसीज़ के मुताबिक ये सप्लाई चेन चाइना से शुरू होती है, जहां फेंटनल के प्रीकर्सर्स तैयार किए जाते हैं। ये प्रीकर्सर्स यहाँ से मेल सर्विस के ज़रिए मैक्सिको भेजे जाते हैं, जहाँ पे इल्लीगली फेंटनल को मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर मैक्सिको से सदर्न US बॉर्डर सैन डिएगो और कैलिफोर्निया के ज़रिए ये इल्लीगली अमेरिका के अंदर स्मगल की जाती है। अमेरिकन एजेंसीज़ के मुताबिक इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत मामूली मिकदार में इसको स्मगल किया जाता है और इसको लाने वाले अक्सर अमेरिकन्स खुद ही होते हैं, जिनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए मैक्सिकन कार्टेल्स इनको हायर करते हैं। लेकिन चाइना इस इल्ज़ाम को गलत ठहराता है। चाइना के मुताबिक ये सारे मसले अमेरिका के अपने पैदा करदा हैं। इसी मामले में अमेरिका की जानिब से पिछले साल और इससे भी पहले चाइना और मैक्सिको से कोऑर्डिनेशन भी हो चुकी है, जिस वजह से चाइना ने फेंटनल प्रोडक्शन को बैन कर दिया है। लेकिन इसके प्रीकर्सर्स को बैन ना कर सका, क्योंकि ये बाकी लीगल मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जबकि मैक्सिको की तरफ से कुछ ख़ास कदम नहीं उठाए गए। देखा जाए तो मैक्सिको में ड्रग माफिया दिन ब दिन ताकत पकड़ता जा रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रग कार्टेल्स फेंटनल ट्रैफिकिंग से सालाना 700 मिलियन से $1 बिलियन तक कमाते हैं। अब इस मामले की एक और डायरेक्शन भी बनती है। आज FDA के बजट का 45% हिस्सा इन्हीं कंपनीज़ की तरफ से आता है। ये वो पेमेंट होती है जो कोई कंपनी अपनी मेडिसिन या ड्रग को अप्रूव कराने के लिए FDA को अदा करती है। इस मामले में ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं जो इन कंपनीज के इशारों पे नाचते हैं। How can the FDA remain impartial when it is getting paid by big pharma? अब इन सारी बातों को अगर हम सामने रखें तो हमारे सामने बात वाज़े हो जाती है कि इसके पीछे कोई एक एंटिटी शामिल नहीं, बल्कि पूरे का पूरा जाल बुना हुआ है जो प्रॉफिट को पहले और इंसानियत को बाद में रखता है। इससे बढ़कर एक और बात सोचने वाली है कि आखिर अमेरिकन यंगस्टर्स क्यों इन ड्रग्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जो पहले से इसमें मुब्तला हैं
उनमें से कितने फीसद को प्रॉपर मेडिकेशन के ज़रिए ज़िंदगी में वापस लाया जा रहा है, ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहिए।